और प्रयागराज में चल रही महाकुंभ मेले का आज तीसरा दिन है। आज भी श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कल पहला अमृत स्नान हुआ, जिसमें 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। वहीं पिछले 2 दिन में कुल करीब 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। महाकुंभ मेला 25 फरवरी तक चलेगा, जिसमें अभी 5 और अमृत स्नान होने हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच महाकुंभ में देश दुनिया के लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। और महाकुंभ में पहला अमृत स्नान खत्म हो चुका है। पहले अमृत स्नान पर 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। पहले अमृत स्नान के दिन 13 अखाड़े ने आस्था की डुबकी लगाई। साधु संतों ने कल्पवासी स्नान किया। संगम नगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है और सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। तो कल प्रयागराज में पहले दिन अमृत स्नान किया गया। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने संगम नगरी प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाई है। और प्रयागराज से हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी सर्वेश, बताइए, कल तो हमने देखा कि करीब करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है संगम नगरी में। आज वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? किस तरीके का उत्साह भक्तों में दिखाई दे रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व के साथ महाकुंभ 2025 का आगाज हो गया है और अब तक 2 स्नान पर्व बीत चुके हैं, जिनमें पहला पौष पूर्णिमा जिसमें 1 करोड़ 65 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और दूसरा जो स्नान मकर संक्रांति का कल रहा, उसमें 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। और आज तीसरा दिन है और आज 15 जनवरी को भी आमतौर पर मकर संक्रांति को जो लोग आते हैं वो यहाँ पर रुके रहते हैं और स्नान करने के बाद ही जाते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ काली सड़क पर और ये कक्षप द्वार है, उसके ठीक सामने मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग यहां पर आ रहे हैं जो आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं और मां गंगा की गोद में जाकर वो अपनी जो कामनाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो बड़ी संख्या में लोग लालायित हैं और लगातार उनके आने का क्रम जारी है और आज भी तैयारियां उसी तरह से नजर आ रही हैं। और अब तक ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अब तक लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कुछ श्रद्धालु हैं हमारे साथ जो देर रात ही यहाँ पर पहुंच गए थे और आस्था की डुबकी लगाई। उनसे बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से। ये बताइए, कहाँ से आई हैं और कब आ गई थी आप? स्नान भी आपने कर लिया? अब तो हम 11:30 बजे रात को आ गए थे, 2:30 बजे स्नान किया। 2:30 बजे स्नान भी कर लिया, अब जा रही हैं यहाँ से? जी। कैसी व्यवस्था यहाँ पर आपने देखी है? काफी अच्छी हुई। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं खासतौर पर महिलाओं के लिए? क्या व्यवस्था देख रही हैं? वॉशरूम वगैरह भी था और ठहरने की जी वो चेंजिंग भी था और वॉशरूम वगैरह भी थे और ठहरने की व्यवस्था थी। कैसे यहाँ पर इंतजाम देखे आपने? क्या कहेंगी सरकार के इंतजामों को लेकर? बहुत अच्छा ही रहा, काफी अच्छा हुआ है। काफी अच्छा हुआ जी। आप बताइए, कहाँ से आए बाबूजी और किस तरह से स्नान किया आपने? गोंडा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। रात में 2 बजे मैं आया हूँ और स्नान करने जा रहा हूँ। 4-5 दिन पहले मैं आया था यहाँ पर, तब भी आया था और आज मैं दोबारा फिर मैं आया हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का, योगी जी का, प्रधानमंत्री जी का देना चाहता हूँ। इतना बढ़िया इंतजाम कभी नहीं था, बहुत अच्छा इंतजाम था, उनको बार बार हम धन्यवाद देना। बताइए, कहाँ से आप आए हैं और स्नान भी आपने कर लिया है? गंगा जल भी आपके हाथों में है, गंगा जल घर ले जा रहे हैं? हाँ, घर ले जा रहे हैं। हम जौनपुर से आए हैं, जो कि यहाँ पर रात को 2 बजे पहुँच गए थे और यहाँ पे काफी 4 बजे स्नान किए। काफी अच्छा व्यवस्था रहा। दोस्तों के साथ आए हैं? दोस्तों के साथ। क्या कामना की है माँ गंगा से? गंगा जी से माँ कामना यही की है कि हम गलत रास्ते में ना चले, बस अपने सीधे अपने बुरी रास्ते को अपने दिमाग में न लाए, अपने सही रास्ते पे चले। बस अभी स्टूडेंट है थोड़ा। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं और ये कामना की। माता जी, कैसे स्नान हुआ यहाँ पर और क्या व्यवस्था थी यहाँ पर? बहुत अच्छा हुआ था। हम लोग जो है वहाँ घर से 11 बजे चले थे, यहाँ जो 2:30 बजे हम नहा लिए थे और हम लोग कालिंदीपुरम से आए हैं। अच्छा, तब से यहीं घूम रही थी आप? जी घूम रहे। बहुत अच्छा यहाँ का, यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है। क्या क्या यहाँ से ले जाया जाता है उसके बारे में? ले जा रहे हैं मिट्टी। हाँ, यहाँ से मिट्टी पूजा वूजा में लगता है ना, मिट्टी यहाँ गंगा जी की मिट्टी पूजा में लगती है, ऐसा बता रही हैं आप? हाँ, गंगा जी की मिट्टी पूजा में लगता है। बालू भी लगता है यहाँ। बालू भी लगती है। हाँ, और योगी जी, मोदी जी बहुत अच्छा सुविधा किए हैं यहाँ। लेडीजों के लिए, जेंट्सों के लिए भी किए हैं और साफ सफाई भी बहुत अच्छी है। तो कुछ भजन वजन गाती है माता जी?
गाती है भजन में? सुनाइए, भजन सुनाइए कुछ। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो श्रद्धालुओं का रेला है वो लगातार यहाँ पर चला आ रहा है। जो आस्थावान लोग हैं, बिल्कुल वो सर्वेश, महाकुंभ हमने भी में कल देखा कि लगातार आ कितनी रहे हैं। भारी संख्या में भक्तों का हुजूम कल उमड़ा हुआ था। आज भी लगातार श्रद्धालु लगातार बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो संगम की रेती पर लगे सनातन के सबसे बड़े समागम में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। बिहार, राजस्थान, दिल्ली से आए श्रद्धालु अलग अलग संदेश भी दे रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यका पारिदिनी शैलसुते संगम की रेती लगे सबसे बड़े सनातनी मेले के पहले अमृत स्नान के मौके पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। देश के कोने कोने से लोग संगम पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश के रीवा का रहने वाला एक शख्स अपनी 90 साल की दादी को लेकर संगम पहुंचा और उनको इस पवित्र अमृत बेला पर स्नान कराया। श्रवण कुमार ने माता पिता को तीर्थ के लिए ले गया, लेकिन ये वो श्रवण कुमार है जिसने अपनी दादी को, 90 साल की इस महिला को रीवा से यानी मध्य प्रदेश से लेके चले हैं, क्योंकि ये चलने में असमर्थ है और इनको दर्शन कराने के लिए ये यहाँ लेके पहुंचे हैं। और ऐसे में देखा जा सकता है कि इनकी भक्ति क्या है इस महिला की। अम्मा, कहाँ जा रही हो? गंगा नहाने जा रही हो? पहली बार आई हो कि पहले भी जा चुकी हो? पहली बार आई हो? पहली बार आई। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? कहाँ से अपनी दादी को लेकर आ रहे हो? आप कंधे पे बैठाए कहाँ से चले आ रहे हैं? मैं देख रहा हूँ आपको। मैं आ रहा हूँ, समझ लीजिए आपके जो ये ब्रिज पड़ता है, हाँ, ब्रिज से आ रहा हूँ, कंधे में अब चलने फिरने में असमर्थ है अम्मा जी। तो ले जाओगे, पूरे नहला के लाओगे जी। अच्छा, कहाँ से आए हो? क्या है संकल्प है? आप क्या लगते हो इनके? हाँ, हमारी दादी लगती है। प्रयागराज महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे हैं। राजस्थान से भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु आए हैं। वो महाकुंभ में बेहतरीन इंतजामों को देखकर काफी खुश हैं और इस बेहतर इंतजाम के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद दिया। मोदी जी, योगी जी को बहुत धन्यवाद है। ऐसा कभी भी राजस्थान में कहीं भारत में भी नहीं होगा ऐसा का मुख्यमंत्री। तो बहुत ही अच्छा लगा और गंगा मैया के डुबकी लगाने में बहुत आनंद आया। यह कुंभ देखा तो बहुत अच्छी बातें लगी है। अच्छी व्यवस्था, करोड़ों की संख्या में आदमी मिला और व्यवस्था बहुत अच्छी सुंदर लगी है। मोदी जी, योगी जी का सहयोग भी बहुत ही तगड़ा और बहुत ही बढ़िया लगा। जो ऐसा मन कर रहा है गंगा में नहाता ही जता सिंगड़ता जितना दूरिया और सबलता शीतलता ही काय होगी। और हमका मन ये कह रहा है कि भाई हम तो यही रहो। महाकुंभ में अलग अलग नजारे देखने को मिल रहे हैं। एक श्रद्धालु हाथ में बैनर लेकर बेटी बचाओ के नारे के साथ लोगों को जागरूक करते हुए नजर आया। बताया जा रहा है कि ये श्रद्धालु बिहार से दिल्ली, फिर दिल्ली से प्रयागराज पैदल पहुंचा है। पोस्टर लिए महाकुंभ में आए सभी माता पिता संकल्प लें, पिता अपनी बेटियों को मद की मक्कारी से के बारे में बतावें और माता औरत की मक्कारी के बारे में मैं बेटी को बताएं, ताकि उन्हें घरेलू एवं यौन हिंसा और डिप्रेशन से बचाया जा सके। सर, ये एक स्लोगन किस लिए? ये स्लोगन है कि आजकल जो है, ऊपर रखिए, हाँ, आजकल जो बेटियां हैं वो जब बड़ी होती हैं तो पिता से दूर हो जाती हैं, जिसके कारण वो अपने माँ से ज्यादा निकट होती है। तो लेकिन वो मर्द के बारे में या लड़कों के बारे में उतनी अच्छी से पता नहीं होता है। जितना अच्छा एक पिता अपने बेटी को बता सकता है उतना अच्छा माँ नहीं बता सकती। महाकुंभ में छात्राओं का एक ग्रुप भी पहुंचा है। ये छात्राएं दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा देख करके हमको, हम बहुत खुश हुए और बहुत सारी भीड़ है, हमें बहुत सारी परेशानियां भी हो रही हैं, लेकिन हम बहुत खुश हैं यहाँ आकर। क्या कहेंगे? हम यहाँ इसलिए आस्था की एक डुबकी हम भी लगा सके ये पावन अवसर पर।
महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे में पीएसी की और पाइप बैंड बजाया जा रहा है। इसमें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वंदे मातरम, हर हर गंगे जैसी धुन बजाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हरिद्वार में अखिलेश यादव ने मकर संक्रांति के मौके पर गंगा में डुबकी लगाई है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, मकर संक्रांति पर मां गंगा का आशीर्वाद लिया। हरिद्वार में आज अखिलेश यादव और उनका परिवार अपने चाचा राजपाल यादव की अस्थियां गंगा में विसर्जित करेंगे। और वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पासी समाज से आने वाले चंद्रभान पासवान पर बीजेपी ने दांव खेला है, यानी अवधेश प्रसाद के लिए किले को ढहने के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है। मिल्कीपुर में करीब 3.58 लाख मतदाता है, जिसमें ब्राह्मण यादव के बाद 55,000 पासी वोटर्स हैं। यानी जो ब्राह्मण यादव और पासी वोटर्स को साध लेगा, उसकी जीत तय मानी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या मिल्कीपुर उपचुनाव से बदलेगा यूपी में पॉलिटिकल परसेप्शन? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर एसपी वर्सेस बीजेपी ही नहीं, बल्कि पासी बनाम पासी की भी जंग है। बीजेपी ने मिल्कीपुर से चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट बीजेपी और एसपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। एसपी ने 2022 के चुनाव में ये सीट जीती थी और अवधेश प्रसाद विधायक चुने गए थे। अवधेश अब सांसद हो गए हैं। ऐसे में एसपी जहां उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट गंवाना नहीं चाहती, वहीं बीजेपी इसे हर हाल में जीतना चाहती है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में सपा सांसद पुत्र अजीत प्रसाद के खिलाफ भाजपा ने चंद्रभान पासवान को मैदान में उतार दिया है। ये लड़ाई सिर्फ भाजपा सपा की नहीं, बल्कि पासी बनाम पासी भी होगी, क्योंकि दोनों जात के पासी हैं और अब दोनों पासी मैदान में उतर चुके हैं। 5 फरवरी को मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए वोटिंग है, वहीं 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। एसपी ने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मिल्कीपुर सीट से प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी ने जिला पंचायत प्रतिनिधि चंद्रभान पासवान पर दांव खेला है। चंद्रभान पासवान का दावा है कि जनता उन्हें ही जीत का आशीर्वाद देगी। मुद्दा विकास का होगा। पार्टी द्वारा हमारे जो नीतियां चलाई जा रही हैं, बहुत सी योजनाएं चलाई, उसको जनता तक सीधे धरातल पर पहुंचाने का काम करूंगा। जिस तरह से आप लोगों ने देखा, हमारे पार्टी का विधायक नहीं थे तो उसमें विपक्ष के लोग, वहां से योजनाएं तो चलाई जा रही हैं, लेकिन जनता तक चीजें नहीं पहुंचाते थे, न लागू होती थी। उसको हम लोग धरातल पर लाने का काम करेंगे और समझदेव तुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। एससी के लिए रिजर्व इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है, जो पासी समुदाय से आते हैं। मिल्कीपुर सीट पर पासी वोटों के सियासी समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने भी पासी समाज के नेता पर ही दांव लगाया है। एसपी का कहना है कि वो मिल्कीपुर उपचुनाव में पूरी ताकत से उतरेगी। अगर बीजेपी की तरफ से कोई गड़बड़ी हुई तो उसका जवाब देने में पीछे नहीं हटेगी। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर वो गैर कानूनी काम करे, असंवैधानिक काम करे, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करे, लाठी डंडे का इस्तेमाल करे, वोटर को रोकने का काम करे, तो जो आपको संविधान ने हक दिया है, जो लोकतांत्रिक हक दिया है, उसके लिए संघर्ष कीजिए। लोगों का वोट डालने का अधिकार सुरक्षित रहे, उसके लिए संघर्ष के लिए तैयार है। तो समाजवादी लोग तैयार हैं। किसी भी मतदाताओं को अगर मतदान से रोका जाएगा तो जो लोकतंत्र में अधिकार है पार्टी को, समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी जनता के वोट को बचाने की। योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए लगातार जनता के कल्याण के लिए प्रोग्राम चला रही है। ऐसे में एनडीए के सामने विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। एनडीए गठबंधन देश को विकसित राष्ट्र घोषित करने में लगा है कि देश उस ऊंचाइयों पर जाए कि दुनिया में इसकी छवि निखरे। और एनडीए गठबंधन और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र की तरफ हों।
मिल्कीपुर के विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर के लोकार्पण के कुछ महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या से जीत दर्ज कर पूरे देश को चौंका दिया था। बीजेपी अब मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर इस दर्द को कुछ कम करना चाहती है। ऐसे में मिल्कीपुर सीट पर पासी वोट बैंक जिस तरफ शिफ्ट होगा, चुनाव वही जीतेगा। यहाँ पर ब्राह्मण यादव के बाद करीब 55,000 की आबादी पासी वोटर्स की है। ऐसे में पासी वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने भी पासी समाज से ही प्रत्याशी उतारकर मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। केबी शुक्ला, न्यूज़ 18, अयोध्या। और आज बीएसपी प्रमुख मायावती का 69वां जन्मदिन है। सुबह 11 बजे मायावती लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। साथ ही अपने जन्मदिन पर एक किताब का विमोचन भी करेंगी। मेरे संघर्षमय जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा किताब के 20वें भाग का विमोचन करेंगी। बीएसपी कार्यकर्ता देश भर में मायावती के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। देश की मौजूदा राजनीतिक हालातों पर भी मीडिया से बातचीत करेंगी। साथ ही मिल्कीपुर सीट को लेकर भी पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दे सकती है।